मेरा भाव था कि मैंने उनको कहा कि आप राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि से मैंने उनको संबोधित किया मदरसे में। और आपसे सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए कि मैं उनको राष्ट्रपिता बोलता हूँ। राष्ट्रपिता बस मैंने उनको अपने भाव से दिया। मैंने राष्ट्र ऋषि उनको बोला, मैंने अपने इमाम हाउस में बुलाया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप सुनो, नहीं मेरे पीछे क्या होगी नहीं होगी, मुझे इन सब बात से डर नहीं लगता। ना मैं किसी के डर में आता हूँ, ना मुझे किसी का थ्रेट है। नहीं मैं गुलाम हूँ या मैं कुछ भी हूँ, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। मुझे देश भर से कुछ भी बोलो। नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप मुझे फोन क्यों किया? आप क्या बता रहे हैं मुझे? आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? अरे राष्ट्रपिता बोल दिया तो बोल दिया, मैं वापस नहीं लूंगा अपने शब्द। बोला ना आपको मैंने, मैं आपसे पूछ के नहीं लिया था। आप मुझे क्या बताएंगे? मैं शब्द वापस नहीं लूंगा, मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा। मैं कैसे रहूंगा कैसे नहीं रहूंगा, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देखिए ये ताकत है हिंदू मुस्लिम एकता की, ये ताकत है सद्भाव की। डरपोक कट्टरपंथी धमकी दे रहे हैं इलियासी साहब को कि मोहन भागवत से क्यों मिले भाई, मोहन भागवत को क्यों राष्ट्रपिता कहा, राष्ट्र ऋषि कहा, डर लग रहा है हिंदू मुसलमान एक हो गए भाई। एक मुस्लिम धर्मगुरु को सिर तन से जुदा की धमकियां इसलिए मिल रही हैं क्योंकि उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहा, राष्ट्र ऋषि कहा। गर्दन गैंग इस बात से बौखलाया हुआ है कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलियासी, ये तस्वीरें याद है ना, जब मोहन भागवत मस्जिद में मुलाकात करने गए थे इलियासी साहब से, उसके बाद मदरसा गए थे मोहन भागवत संघ प्रमुख। अब लोगों ने तो डराया हुआ है कि संघ तो मुस्लिम विरोधी है, लेकिन ये तो दूसरी तस्वीर मिल रही थी। यहां तो हिंदू मुस्लिम एकता की, सद्भाव की, गंगा जमनी तहजीब की शानदार तस्वीर, सद्भाव की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। कट्टरपंथी बौखला गए और धमकियां सरतन से जुदा की। अहमद इलियासी ने कैसे कह दिया कि भाई सबका डीएनए एक। नफरती जमात को इस बात से आघात पहुंचाए कि कोई इमाम संघ प्रमुख या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कैसे कर सकता है, कैसे एक मुस्लिम धर्मगुरु संघ के खिलाफ दुष्प्रचार की धज्जियां उड़ा रहा है। बहुत दुष्प्रचार किया जाता है ना, जो फव्वारा है वो फट रहा है, जिस तरह से दुष्प्रचार किया जाता है। जानते क्या है ये, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुसलमानों के बड़े प्रतिनिधि डॉक्टर उमर इलियासी की मुलाकात से कट्टरपंथी क्यों डरे हुए, क्यों ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहे? ये सद्भाव की तस्वीर से क्यों डरते हैं इतने कट्टरपंथी, डरपोक कट्टरपंथी? क्योंकि डर की दुकान बंद हो जाएगी। क्या होगा? डर की दुकान बंद हो जाएगी। तुष्टीकरण की फैक्ट्री पर बड़ा ताला लग जाएगा अगर हिंदू मुसलमान एक हो गए, जो भागवत प्रयास है। नफरत का कारोबार बंद हो जाएगा, लड़ाएंगे कैसे? सांप्रदायिकता का खेल रुक जाएगा, टुकड़े टुकड़े गैंग बेरोजगार हो जाएगा, नया भारत और सशक्त होगा, देश की छवि और मजबूत होगी और सबका साथ सबका विश्वास बढ़ेगा। यही था ना भागवत प्रयास। इसलिए आज सवाल है कि भागवत का ये जो हम प्लान है ना, हा और मां, हिंदू मुसलमान हम, ये जो भागवत का हम प्लान है, इससे गर्दन गैंग बहुत परेशान है। और हमारे साथ, अच्छा मुझे बताया जा रहा है जिनको धमकियां मिली हैं वो तो हम धमकी दिखाई रहे थे, मीडिया भी जब बात करने गया उस वक्त भी उनको फोन आ गया। एक बार वो भी हम तस्वीर एक बार दिखा दे, जब मीडिया वहां पर बात करने गया उनको तुरंत एकदम से फोन आ गया और वहीं पर उनको धमकियां मिलने लगी इलियासी साहब को। मेरे साथ इस वक्त ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी साहब लाइव है। इसके अलावा बहुत बड़ा पैनल इस वक्त आपको नजर आ रहा है। डॉक्टर रिजवान अहमद हैं, मेरे साथ राजीव तुली जी संघ से हैं और शिवम भाई मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में हैं। आप सबका स्वागत है। मैं एक बार पहले मैं इलियासी साहब एक कमेंट मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ, क्या हुआ क्या? अगर आप, सारा पैनल है, सब पूरा देश आपको सुन रहा है, आपका गुनाह सिर्फ इतना कि आप मोहन भागवत को आपने राष्ट्रपिता या राष्ट्र ऋषि कह दिया, आपने उनकी तारीफ कर दी और आप उनसे मिल लिए, तो ये कट्टरपंथी घबरा गए। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, देश को बताइए। क्या धमकी, कैसे धमकी, कहां धमकी आपको मिली, क्या धमकी मिली इलियासी साहब? ये 22 तारीख को आदरणीय मोहन भागवत जी को मैंने जाति निमंत्रण दिया था यहाँ आने के लिए, तो जो कि मेरे साथ यहाँ 1.5 घंटा मेरे साथ यहाँ रहे थे। और उसके बाद मेरे निमंत्रण पे, मेरे आग्रह पर मैंने उनको कहा था कि मदरसा जाने के लिए, तो वो मदरसा भी मेरे साथ चले गए थे।
और उसके बाद से लगातार चूंकि ये सारे चैनलों पे आना शुरू हो गया था और तमाम 3 दिन तक सारे चैनलों पे लगातार चलता रहा, इमाम हाउस को भी दिखाते रहे, सारी चीज़ें दिखाते रहे, बात होती रही। अब उस बीच में मेरा ये जाति भाव था, मेरे अंदर की भाव था कि मैंने उनको ये कहा कि उनको मैंने संबोधित किया मदरसे में कि आप राष्ट्रपिता हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम राष्ट्रपिता नहीं, हम राष्ट्र की संतान हैं। लेकिन ये मेरा अपना जाति भाव है, मैंने उनको राष्ट्र ऋषि बोला, तो ये बात सारे देश और विदेशों में चलने लगी। अब उस चलने में तमाम उस 22 तारीख से लेकर आज तक मुझे फोन के ऊपर हर तरह के थ्रेड्स आने शुरू हो गए, तमाम मेरे मुखालिफ लोग खड़े हो गए, मेरे सोशल मीडिया पर, मेरी ट्विटर्स पर, तमाम सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ जो ट्रोल करना शुरू हो गया और तमाम अब्द शब्द और बहुत गलत चीजें करनी शुरू हो गई। तो मुझे बायकॉट करना शुरू किया, ये बातें मुझे इन्फॉर्मेशन आती रही और मेरे फोन पर लगातार ये आता भी रहा, तो मैंने फोन उठाना बंद कर दिया। तो लेकिन उसके बाद मैंने फिर फोन खोला तो 23 तारीख को जैसे ही फोन खोला तो एक इंटरनेशनल कॉल आया, उस इंटरनेशनल कॉल को मैंने उठा लिया। तो उन्होंने जैसे ही मैंने फोन उठाया तो उन्होंने मुझसे थोड़ी सी जो बात करने का अंदाज था मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं समझ गया कि फोन ठीक नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा आप नाम बताइए फिर आपसे बात करूंगा। तो उन्होंने अपना नाम बताया, सुहेल खान। उसके बाद मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से बोल रहे हैं, उन्होंने कहा मैं इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा आप बताइए आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी आपत्ति पहली तो यह है कि आपने इमाम हाउस में मोहन भागवत जी को यहाँ क्यों बुलाया। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरी आपत्ति आपसे यह है कि आपने उनको राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि क्यों कहा। तो मैंने उनसे कहा कि ना तो मैंने आपसे पूछ के बुलाया और ना ही मुझे आपको बताने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको माफी मांगनी चाहिए और आपको माफी मांगनी पड़ेगी। यहां से उन्होंने फिर अब्द शब्द जो शुरू हुए उनके साथ और बहुत बदतमीजी हुई। तो जिस तरह से जो उन्होंने बोला वो मैं आपके सामने कह भी नहीं सकता हूं, लेकिन उन्होंने अपना विरोध करना शुरू किया। लास्ट में भी उन्होंने फिर ये कहा कि अब आप मरोगे और अब आपको जहन्नुम जाना पड़ेगा। अब उसके बाद से तमाम आज भी अभी सारे मीडिया वाले यहाँ आए हुए थे कि मेरे पास एक फोन आता है कलकत्ता से, कोई मुफ्ती हैं, उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने उसको स्पीकर पे ऑन कर लिया। उन्होंने जिस तरह से मेरे साथ अब्यूज लैंग्वेज में, जिस तरह से मेरे साथ उन्होंने जो थ्रेट दिया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी और आपने उनको क्यों बुलाया और आपने उनको राष्ट्रपिता क्यों कहा। ये खाली बंगाल से नहीं, हमारे पड़ोसी देशों से तमाम सारे ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ये मेरे खिलाफ विरोध हो रहा है। ये बात सबको मालूम है, आपको एब्यूज, गाली गलौज हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने हो रही है या इस बात को देखते हुए मैंने कंप्लेंट नहीं, या आपको जान से मारने की धमकी दी गई है, मैं ये जानना चाह रहा हूं, या क्या धमकी आपको दी गई, क्या जान से मारने की धमकी दी गई या बदतमीजी की जा रही है आपके साथ, कुछ लोग नाराज हैं क्योंकि आप उनसे मिले, या आपको जान से मारने की धमकी दी, क्या धमकी है? बिल्कुल आप देखेंगे सोशल मीडिया पे ये सारे जो मुझे जो कह रहे हैं कि सर तन से जुदा कर देंगे, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि मुझे किसी तरह से कोई उनका डर नहीं है, खौफ नहीं है, क्योंकि मैंने कोई गलत नहीं किया है, ये मैं जानता हूं। अगर मैंने राष्ट्र हित में किया है, अगर आदरणीय मोहन भागवत जी को मैंने अपने यहाँ बुलाया है तो ये मेरा निजी है। अगर मैंने उनको राष्ट्रपिता बोला है, ये मेरा अपना निजी है, ये मेरा निजी भाव है। आप नहीं मानिए मत मानिए। दूसरी बात ये है कि मैंने सबको ये बता रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से भी बता दूं कि मैंने महात्मा गांधी के साथ कंपेयर नहीं किया है और ना ही, क्योंकि ना ही मैंने महात्मा गांधी जी का नाम लिया, लेकिन मेरे भाव हैं ये। अगर गांधी जी ने राष्ट्र के लिए समर्पित हैं तो क्या मोहन भागवत जी जो प्रचारक है पूरे जीवन के में सिर्फ देश के लिए समर्पित हैं, तो क्या ये मेरे भाव थे, ये मेरा जाति भाव है? क्या डेमोक्रेसी है ये देश की? क्या मैं कह नहीं सकता किसी को, क्या मैं किसी को इज्जत सम्मान नहीं दे सकता इस देश में? तो ये मेरा विषय है। अगर आपको आपत्ति है, आप मुझसे कहना चाहते हैं कि या तो सर तन से जुदा कर देंगे, माफी मांग लो और अपने शब्दों को वापस ले लो, तो मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं वापस ना तो मैं माफी मांगूंगा क्योंकि मैंने गलत नहीं किया है, और ना ही मैं अपने शब्द वापस लूंगा। ये मैं कह रहा हूं कि मुझे कोई डर नहीं है। अगर आप मेरा सर तन से जुदा कर दें, मुझे मार दें, मैं कहां रहता हूं आप सबको पता है। मैं इस बात से डरने वाला बिल्कुल नहीं हूं और ना मैं डरूंगा। इलियासी जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे साथ रहें, आप मेरे साथ अगर डिबेट में रह सकते हैं। मैं 2-3 सवाल, क्योंकि मैं एक कमेंट बाकी सबका, क्योंकि सबने आपको सुना है। मेरे साथ रिजवान अहमद हैं, मेरे साथ राजीव तुली भी हैं,
इसके अलावा मेरे साथ दानिश कुरैशी जी भी हैं, बहुत बड़ा पैनल। मैं सबका एक एक कमेंट ले लेता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, क्योंकि बहुत सीरियस मैटर है और आप कह रहे हैं वो आप अपने बयान पर कायम है, डरने वाले नहीं हैं आप, लेकिन आपको धमकियां मिल रही है। देखिए ये भी हम चला भी रहे हैं, इसका भी ऑडियो अगर हम एक बार सुना दें। ये मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या धमकियां मिली हैं, जितने पैनलिस्ट है वो भी एक बार सुन ले, अगर हम सुना सकें इसको पीसीआर में। लेकिन उससे पहले एक बार डॉक्टर रिजवान अहमद, एक बार मैं आपका कमेंट ले लूं। डर किस चीज का है, क्या डर क्या है डॉक्टर रिजवान, कि वो मिल लिए, राष्ट्रपिता कह दिया या राष्ट्रऋषि, या ये एकता का डर है कि अगर मिल गए तो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी? और इंग्लैंड में बैठा कट्टरपंथी कह रहा है आपस में लड़ो, इनको डर लग रहा है। कलकत्ता मुफ्ती, बोलिए आप डॉक्टर रिजवान अहमद। जी जी जी, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जब नुपुर का मैटर था तो मैंने एक बात बोली थी आप ही के डिबेट में, शायद आपको याद हो, कि जो ये ब्लास्फमी होती है या ईश निंदा होती है, ये सिर्फ हमारे लिए हजूर, कुरान या इस्लाम की शान में कुछ अगर बोल दो, सिर्फ वहां तक ये सीमित नहीं है। ईश निंदा हमारे यहाँ वो भी होती है अगर किसी गलत आदमी की तारीफ कर दो, जैसे आप यहूदियों की तारीफ कर दो, जैसे आप आरएसएस की तारीफ कर दो, मोहन भागवत जी की कर दो, नरेंद्र मोदी की कर दो, योगी की कर दो, वो भी ईश निंदा की ही कैटेगरी में आता है इन लोगों के लिए। यही मैं उस दिन समझा रहा था, पता नहीं आपको याद होगा नहीं, इतना आप डिबेट में रहते हैं और मॉडरेट करते हैं। मैंने ये बात 2-3 चैनल्स पर बोली थी, साहब इन लोगों को गलत पहाड़ा पढ़ा दिया गया है जिंदगी का। 2 into 2 इनको 5 पढ़ा दिया गया है, 2 into 3 इनको 9 पढ़ा दिया गया है। अब ये लोग बस पूरी दुनिया में, आप देखिए हमारी जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी जो होती है, कुछ यहूदियों की है, कुछ क्रिश्चियंस की है, कुछ सरदारों की है, कुछ पारसियों की है। हमारी आइडेंटिटी जो है ये सूखी दादागिरी बन के ही रह गई है। अब चाहे वो ओसामा करे, चाहे वो बगदादी करे, चाहे वो उदयपुर में गला काटने वाला करे, चाहे वो इनको कोई धमकी देने वाला करे, आइडेंटिटी बस हमारी यही है और यही हमारा एक चर्चा का विषय रह गया है। जब भी हमारी चर्चा होगी वो किसी मुस्लिम नेशन में या हिंदुस्तान में बहुत कम लगता है कि किसी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की तरफ से हो। अब इलियासी साहब ने एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने की सोची, ठीक, अब रहा नहीं गया, तो अब भैया 2 गाली 2 धमकी, बच चले तो पत्थर मार दो, छुरा मार दो, गला काट दो, ये अब हमारी पहचान है। और अभी डिबेट में ये भी बता दूं, पहली बाइट में शुरुआत इसी से होगी कि इलियासी साहब को धमकी गलत दी गई है, लेकिन 30 सेकंड बाद आदमी अपनी हैसियत पर आ जाएगा, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु करके कोई ना कोई सफाई या रफू करना शुरू कर देगा। अब आप दूसरों के कमेंट हाजी भाई मुस्कुरा रहे हैं मेरे ख्याल से, मेरे साथ हाजी हसन अहमद जी हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात को सुन के। हाजी भाई क्या मतलब, कम से कम इस मसले पर तो हर कोई मोहन भागवत के साथ होगा, कट्टरपंथियों के साथ तो कोई नहीं जो सर तन से जुदा की, मतलब जितने भी मतभेद हो, लेकिन अब तो कम से कम मोहन भागवत के साथ होंगे आप भी, कट्टरपंथियों के साथ तो कोई नहीं होगा जो सर तन से जुदा की धमकी दे रहे हैं। हाजी भाई, और पहल अच्छी है मेरे ख्याल से, आप लोग आप बात करते हैं सेकुलरिज्म की, हिंदू मुस्लिम एकता की, ये तो एकता का संदेश दे रहे थे इलियासी जी। हाजी भाई नहीं, हमारे भाई जावेद साहब ने जो मुसलमानों की तारीफ में कसीदे पढ़े, तो इसके लिए हमें एक शेर याद आ रहा है कि बड़े मशहूर और मारूफ शायर थे मुरव्वन राना साहब, उनका शेर था, रफू करना शुरू करिए, रफू करना शुरू करिए, रफू करना शुरू करिए। हुकूमत, अरे भाई, अरे भाई इनसे तकरीर करवा ली, इनसे तकरीर करवा ली। चलिए सुनाइए। हुकूमत मुंह भराई की रस्म क्या खूब जानती है, हाँ, कि कुछ कुत्तों के आगे शाही टुकड़े फेंक देती है। इसमें कुत्ता कौन है? वाह 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 वाह, मुनव्वर राना साहब औकात दिखा दी, औकात दिखा दी मौलाना, औकात दिखा दी। शेर भी अपनी कैटेगरी का पढ़ा है मौलाना, बदतमीजी मौलाना, शेर भी अपनी कैटेगरी का पढ़ा है मौलाना। देखेंगे किसी की, ये किसी भारतीय की औकात क्या देखेंगे, इनकी औकात क्या है, वो इनकी जबान के नीचे छुपा। हाजी भाई, आज तो हम कट्टरपंथियों को औकात दिखाने बैठे हैं ना, पूरा न्यूज़ 18, हम तो कट्टरपंथियों को औकात दिखाने बैठे थे, शायद एक दूसरे की औकात तो बाद में दिखा दी औकात। नहीं, ये हाजी जी आपस में लड़े हैं आप, क्यों आप एक मिनट डॉक्टर रिजवान अहमद, एक मिनट हाजी भाई, मेरा एक सवाल है, सुनिएगा, मुसलमानों की, हम क्यों लड़े आपस में? हम तो कट्टरपंथियों को औकात दिखाने बैठे हैं ना, शायद
हमें तो मिलकर ये कट्टरपंथियों को कैसे औकात दिखा रहे हैं? आपने एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया। मुझे इस बात पे आपत्ति है न्यूज 18 इंडिया पे। तेरे शहर में कुत्ता कैसे आया? कैसे तेरे शहर में कुत्ता कैसे आया? आतंकवादी टाइप के लोग तेरे शहर में सुअर आना चाहिए था, सुअर। चाटुकार। तेरे शहर में कुत्ता कैसे आया? ये सब नहीं कहा कुत्ता बदतमीज मौलाना, राम से ये अपनी दाढ़ी का लिहाज कर, अपनी दाढ़ी का नहीं है ना भाई, टोपी का लिहाज कर। दो कौड़ी के आपकी तरबियत बोल रही है, यही है हकीकत। देखिए ये है वैचारिक आतंकवाद। रुकिए एक एक करके हाजी भाई मैं आपके पास आ रहा हूं अब एक एक करके। हाँ आराम से हाजी भाई, जो सर तन से जुदा की धमकी वो गलत। सेकुलरिज्म के नाम पर ना, सेकुलरिज्म के नाम पर तुमने 70 साल हड्डियां एक मिनट में आगे बढ़ूंगा। एक मिनट डॉक्टर रिजवान अहमद, मेरे को हैंडल प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हड्डियां चूसी है कुत्तों चलिए की बोलने तरह, तो दीजिए कुत्तों की उनको। तरह। हाजी भाई आप बोलिए। चलिए दो कौड़ी के मौलाना जाहिल मुसलमान की छवि ये धमकी दे रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया पे धमकी दे रहे हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस की हड्डियां चूसी है, हड्डियां। 70 साल तुमने हड्डियां चूसी है कांग्रेस की। रुक जाइए बस। अब डॉक्टर रिजवान अहमद कुछ पर्सनल है तो बाद में आप सेटल कर लीजिएगा, डिबेट को टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बाद में कर लेना सेटल। सर कुछ पर्सनल है, ऑडियंस का टाइम वेस्ट हो रहा है। राजीव तुली जी भी वेट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इलियासी जी भी वेट कर रहे हैं, एक एक करके बोलेंगे। हाजी भाई फिर से मैं आपको मौका दे रहा हूं। ये जो इलियासी जी का प्रयास और भागवत प्रयास हिंदू मुस्लिम एकता का, सामाजिक सद्भाव का, ये उसी की ताकत है कि कट्टरपंथी इतना डर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे और सरतन से जुदा की धमकी दे रहे हैं। अब आप बोलिए हाजी जी। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी धमकी दे रहा है, जैसे कि कलकत्ता के इमाम मुफ्ती साहब का इलियासी साहब ने नाम बताया है, उनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए। अगर उनको डर लग रहा है तो मैं साथ में चलता हूं उनके, और एफआईआर करके उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो इंटरनेशनल मामले हैं वो हमारी सरकार देखेगी, हमारी एजेंसियां देखेंगी। लेकिन कुछ चाटुकार लोग जो 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 राजनीतिक रूप से हाशिए पे हैं, जिनकी कोई हैसियत तो कोई भी साथ नहीं है, वो अपना चेहरा चमकाने के लिए, देखिए आपके ही शो में न्यूज 18 इंडिया पे लोग किस तरह से बदतमीजी में उतर आए, क्योंकि ये नहीं चाहते। हाजी भाई मेरे ख्याल से आपके पास कुछ है नहीं कहने के लिए, आपने बोल लिया। पर्सनल नहीं होते हैं, वरना वो फिर पर्सनल हो रहे तो आप लोग लड़ते रहेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं राजीव तुली का कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद शिवम भाई मैं आपके पास आऊंगा और दानिश कुरैशी जी ये कमेंट आपका भी लूंगा। इलियासी जी रहिएगा मेरे साथ। दिक्कत होती है वो खुल के सामने आ ही जाती है। जी जी हाँ, पता लग रहा है और कट्टरपंथियों का चापलूस है वो भी पता लग रहा है डिबेट में। कट्टरपंथियों का चापलूस होने से पता नहीं क्या बेटर है, नहीं है पता नहीं। राजीव तुली मेरे साथ है। राजीव तुली घबराहट किस चीज की है? राजीव भाई राजीव तुली को दिखा दीजिए एक बार। राजीव तुली घबराहट किस चीज की है? ये जो भागवत प्रयास है हिंदू मुसलमान एकता का, ये जो हिंदू मुसलमान एक हो गए तो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी इन लोगों की, नफरत की, टुकड़े टुकड़े गए की, तुष्टिकरण की। राजीव तुली यही डर है? जी जी जी, धन्यवाद अमन जी, धन्यवाद अमन जी। मुझे लगता है कि डर केवल इतना नहीं है, ये तो है ही है, इससे एक कदम और आगे का डर है। दुकानें बंद हो जाएंगी, दुकानें चलेंगी, वो अलग विषय है। एक ये एक्सपोज हो जाएंगे कि इतने सालों से संघ का जो हवा खड़ा किया था वो किस प्रकार ताश के पत्तों के महल सा ढह जाएगा। सबसे बड़ा डर ये है। दूसरा डर क्या है? ये जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं अंबाजी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लाइव तस्वीरें हैं ये, एक बार तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाजी मंदिर में गुजरात दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाजी मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए और पूरे विधि विधान के साथ वहां पर पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर। और अंबाजी मंदिर की ये सीधी तस्वीरें, अंबाजी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले हमने देखा पूरा दिन भर उनका कार्यक्रम जगह जगह। कल 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाजी मंदिर में, और वो वाली तस्वीरें इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये देखिए मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजीव तुली बोलिए सर, कंप्लीट कर लीजिए आप, ये तस्वीरें दिखाना जरूरी था, बोलिए आप राजीव तुली। जी जी, एक बात तो ये हुई। दूसरा, जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के जो प्रबुद्ध लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो संघ के संपर्क में आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं, मिल रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं कि अभी तक हम संघ को वैसे ही देखते थे जैसे आंख पे बंधी हुई पट्टी से कोई हाथी को टटोलता है, और उनको जब ये नजदीक आकर के दिखता है कि जैसा हुआ दिखाया गया था वैसा नहीं था। देखिए
अभी ये संघ के संपर्क में अभी इंटेलेक्चुअल्स नीचे जो आम जनता है, जिसको गेटोइजेशन जिसका किया हुआ है, जिसको मदरसों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। जी जी। अब देखिए, कोई भी मुस्लिम नेता अपने बच्चों को मदरसों में नहीं पढ़ा रहा है, वो गरीब गुरबे के पसमानदा मुसलमान के बच्चे को मदरसे में पढ़ने के लिए मजबूर करता है। जब ये पर्कुलेट होकर के नीचे तक जाएगा इंटेलेक्चुअल्स के बाद, वहां जब इंटेलेक्चुअल एक डिस्कोर्स खड़ा होगा कि संघ वैसा नहीं है जैसा पिछले 97 साल में हम लोगों को दिखाते रहे, बताते रहे, और वो पर्कुलेट होकर जब नीचे तक जाएगा, उस समय इनकी क्या स्थिति बनेगी। तो अभी जो मुस्लिम समाज मेन स्ट्रीम से अपने आप को बाहर मानता है, वो अपने आप को मेन स्ट्रीम का हिस्सा मानने लगेगा। तो ये जितने आडंबर, जितनी दुकानें, जितनी सर तन से जुदा की धमकियां देकर रेडिकलाइज करके अपना स्वार्थ सिद्धि करने वाले लोग हैं, उनकी दुकानें निश्चित तौर पर बंद हो। दानिश कुरैशी, यही डर है कि आप लोगों ने हुआ बना दिया मुस्लिम विरोधी आरएसएस, यहाँ तो मुसलमान संघ से मुलाकात और सब, मतलब ये गुब्बारा हुआ जो बनाया वो फट जाएगा। दानिश भाई, यही डर है? देखिए, सबसे पहली बात मैं कह दूं कि वतन अजीज से मोहब्बत का जैसे ही दिमाग में विचार आएगा ना, तो आपको कट्टरपंथी संस्थानों से, देश की कट्टरपंथी संस्थानों से अपने आप नफरत सी उभर आएगी। तो आरएसएस के लिए हम पूरा उसका इतिहास जानते हैं। अरे सुनिए, मैं अच्छा, हाँ, अब आप पीएफआई बैंड हो गई, अब छोड़िए। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि किसी के पास अगर आरएसएस का पंजीकरण नंबर हो, रजिस्ट्रेशन नंबर हो, तो दे दें, क्योंकि पता अब तो चले कि कौन सा फ्लो पैसों का कहां से आता है, कहां जाता है। किसी के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मैं 2 दिन से जानने की कोशिश कर रहा हूं, बट नहीं मिला। सेकंड थिंग, तो सवाल यह है कि जब वतन से मोहब्बत करने की बात जैसे ही आएगी ना, तो वैसे ही सारी चीजें ऑटोमेटिकली, जितने भी कट्टरपंथी संस्थान है, उनके लिए नफरत उभर आना अपने आप में लाजमी है। दूसरा, कोई पैनलिस्ट अभी कह रहे थे कि मदरसों के अंदर में गरीब और गुरबा के बच्चे पढ़ते हैं, तो भैया अगर वहां गरीब और गुरबा के बच्चे पढ़ रहे थे, तो उमर इलियासी साहब के निजी दावतनामे पे वो उस संस्थान को प्रमोट करने क्यों गए, जिससे आपको आपत्ति है? तो क्या आपकी समझ और उनकी समझ में फर्क है? दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, आपने कहा इंटेलेक्चुअल तबका, सुनिए मेरी बात, मैं 10 सेकंड और इंटेलेक्चुअल तबका, इलियासी साहब भी पैनल पे ही है। जी 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 जी, इलियासी साहब भी पैनल पे, मैं उनसे पूछूंगा, उनकी इंटेलेक्चुअलिटी पे मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन राष्ट्रपिता का लक़ब देना अगर इंटेलेक्चुअलिटी के डेफिनेशन में आता है, तो मुझ कम इल्म आदमी की इल्म में थोड़ा सा इजाफा कर दीजिए इलियासी साहब, ताकि हम भी लाइल्म हो जाएं आपकी तरह। तो आपके हिसाब से ब्लास्फेमी है ये? राष्ट्रपिता कह देना आपके हिसाब से ब्लास्फेमी है ये? नहीं, ब्लास्फेमी की बात नहीं है। देखिए, राष्ट्रपिता कौन है देश के? अरे बताओ, राष्ट्रपिता कौन से जुदा हो जाएगा? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है। सुनिए मेरी बात, अरे तो मतलब उन्होंने कह दिया राष्ट्रपिता, तो ब्लास्फेमी है वो? के हत्यारे कौन? तो ईशनिंदा है वो? सुनिए मेरी बात, राष्ट्रपिता के हत्यारे कौन सी संस्था से एफिलिएटेड थे? अरे तो उन्होंने अगर कह दिया तो सरतन से जुदा कर देंगे। You support this? नहीं, आप बताइए, आप वो बताइए। अभी डॉक्टर इरफान अहमद ने कहा था, ये तो महिमा गान कर रहे हैं जिस व्यक्ति के, जिस संस्थान के लोगों ने किसी का महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं। अगर उन्होंने राष्ट्रपिता या राष्ट्र ऋषि कहा है, मैं तो उनकी गर्दन काट देंगे। मेरा तो सिर्फ इलियासी साहब से सवाल है। इतनी नफरत, इतनी कोई किसी का सर नहीं काट सकता, ये हिंदुस्तान है। नहीं, कोई किसी का सर नहीं काट सकता। आप मुझे ये बताइए कि जिन लोगों ने हत्या की है, उन्हीं लोगों को आप राष्ट्रपिता का लक़ब देकर अल्टीमेटली क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं भाई? क्या मैसेज? राष्ट्रपिता मोहन भागवत कह दिया इलियासी जी ने, तो सरतन से जुदा हो जाएगा, तो क्या गलत है? मुझे हिंदू हो या मुसलमान, जो भी कट्टरवाद से हटेगा वो कटेगा इन हार्डलाइनर्स के अकॉर्डिंग। जो भी हटेगा वो कटेगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो हिंदू है या मुसलमान। अगर कोशिश हुई देश को जोड़ने की, अगर एक कोशिश हुई सबको साथ लाने की। और दूसरी बात, जहां तक बात है राष्ट्रपिता की, सरसंचालक जी ने खुद ही कहा कि मैं राष्ट्र का बेटा हूं। और जहां तक बात है राष्ट्र ऋषि की, तो राष्ट्र ऋषि क्यों नहीं हो सकते वो भाई? नहीं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। इस देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले। भागवत पे नहीं है, फिर बीच में बोलना शुरू कर दीजिए ना। क्या तरीका है? अपने में भी बोलोगे, दूसरों के में भी बोलोगे। और अब सुनिए, उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपिता हैं, तो ये उनकी आजादी है। आर्टिकल 19 और 21 का दुनिया भर में ज्ञान देने वाले बैरिस्टर साहब, वो उनकी अपनी वो है, वो बोल सकते हैं। ब्लास्फेमी थोड़ी ना है भाई, ब्लास्फेमी थोड़ी ना है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फिर मैं आऊंगा हाजी भाई, आपके पास आऊंगा, और इलियासी जी भी मेरे साथ है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने फिर परिवारवाद के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला।
इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी अब भाई बहन की पार्टी हो गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने श्रीनगर से हथियारों के साथ एक आतंकी को पकड़ लिया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में आईटीबीपी के कई जवानों ने मंदिर के पास और नदी किनारे सफाई अभियान चलाया। यूपी के अलीगढ़ में एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक हो गई, जिससे वहां काम करने वाली कई महिलाओं ने सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी से जुड़े एक मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर तक टल गई। जजमेंट रिजर्व रखा है, 7 अक्टूबर को इस मुद्दे पे जजमेंट आएगी। असम के धुबड़ी जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नाव पलट गई। बताया गया कि इस नाव में करीब 30 लोग बैठे हुए थे, जिनमें कई लोगों को राहत और बचाव टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया सीडीएस बनाए जाने पर उत्तराखंड के पौड़ी में उनके गांव में लोगों ने जश्न मनाया। मुंबई के बीकेसी मैदान में दशहरा रैली के लिए शिंदे गुट ने पोस्टर जारी कर दिया, जिसमें बाला साहब ठाकरे की तस्वीर भी लगाई गई। गुजरात में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल शनिवार को फिर राज्य के दौरे पर जाएंगे। वहां वो जूनागढ़ और सुरेंद्रनगर में जनसभा करेंगे। महाराष्ट्र के नासिक में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में अचानक आग लग गई। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह आग को बुझाया। मुंबई में किंग सर्कल रेलवे पुल के नीचे से गुजर रहा एक कंटेनर फंस गया। बताया गया कि ड्राइवर पुल की ऊंचाई का अंदाजा नहीं लगा सका, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। महाराष्ट्र के अकोला में एक गरबा कार्यक्रम के दौरान 4 लड़कों पर बिना इजाजत लड़कियों की फोटो खींचने का आरोप लगा, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनकी पिटाई कर दी और फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। कानपुर में एक बिल्डिंग के कुछ हिस्से में आग लग गई, जिसके बाद वहां पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग को बुझाया और वहां फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। टाइम मैगजीन ने दुनिया के उभरते सितारों की एक सूची जारी की। इस टाइम 100 नेक्स्ट की लिस्ट में जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी को भी शामिल किया गया। दिल्ली बीजेपी के कुछ नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और सीएम केजरीवाल पर एनडीएमसी की बैठक बीच में ही छोड़कर जाने का आरोप लगाया। आपने अपनी बात सुनने की हिम्मत नहीं है अरविंद केजरीवाल जी। इस वीडियो के बहाने बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जनता के सवालों से भागने का आरोप लगा दिया कि आप सिर्फ जनता के सामने प्रचार और प्रचार उसी में मस्त रहते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के लगाए आरोपों पर पलटवार करने में भी देर नहीं लगाई। केंद्र सरकार के स्कूलों में पैसे के लिए आप मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं। जम्मू में पैंथर्स पार्टी के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले वो आम आदमी पार्टी में भी रह चुके हैं। मैं अपने आप को आज सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि मैं दुनिया और देश के सबसे बड़े संगठन का एक मेंबर बना हूं। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक रिहायशी इलाके में बाघ दिखने से लोग दहशत में आ गए। खबर मिलते ही वन विभाग की टीम ने बाघ को पकड़ने के लिए वहां डेरा डाल दिया। मुंबई के पास भिवंडी में एक बाइक पर आए 3 चोर कार में रखी लाखों की नकदी चुराकर फरार हो गए। बॉम्बे हाईकोर्ट से बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को बड़ा झटका लगा। अदालत ने मीरा रोड इलाके में उनके क्लब में बने अवैध निर्माण को 2 महीने के अंदर तोड़ने का आदेश दे दिया। यूपी के लखीमपुर में बीच सड़क पर अचानक एक मगरमच्छ आ गया, जिसके बाद वहां से गुजरने वाले लोगों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने एक कंटेनर से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। साथ ही इस मामले में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र के सोलापुर में हुई भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। ऐसे में वहां सड़क पार करने के दौरान कुछ लोग सैलाब में फंस गए, जिन्हें किसी तरह बाहर निकाला गया। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में मामूली विवाद में एक आदमी की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। बताया गया कि हत्या में शामिल सभी आरोपी नाबालिग हैं। नवी मुंबई में पैसों के लेन देन के लिए हुए झगड़े में कुछ लोगों पर एक आदमी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। केंद्र सरकार ने कारों में 6 एयरबैग को जरूरी करने के प्रस्ताव को 1 साल के लिए टाल दिया। अब यह नियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा, जिसकी जानकारी सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर दी। मुंबई के पास कल्याण में अचानक एक बस में आग लग गई, जिसके बाद वहां पहुंची दमकल की गाड़ी ने किसी तरह आग को बुझाया। पंजाब के पठानकोट में सिविल अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि एक महिला ने अस्पताल के कॉरिडोर में ही बच्चे को जन्म दे दिया।
इस महिला के परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर उसे भर्ती नहीं करने का आरोप लगाया, जबकि अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। जो भी उच्च दोषी पाया जाए वो जरूर होती कार्रवाई। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक समेत कई राज्यों ने पीएफआई के खिलाफ अधिसूचना जारी कर दी, जिसके तहत पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों को गैर कानूनी करार दे दिया गया। पीएफआई पर हुई इस कार्रवाई का असर सोशल मीडिया पर भी दिखा। ट्विटर ने न केवल पीएफआई बल्कि उसके बड़े नेताओं के अकाउंट भी बैन कर दिए। केरल हाईकोर्ट ने पीएफआई को प्रदर्शनों के दौरान सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया। अदालत ने उस पर 5 करोड़ 20 लाख का जुर्माना लगाया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बिहार में महिला एवं बाल विकास निगम की एमडी हरजोत कौर को नोटिस भेजा और एक दिन पहले दिए उनके बयान पर जवाब मांगा। ये मामला बढ़ता देख बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। एक एक चीज को देख रहे हैं, अगर जरा भी होगा एक्शन लिया जाएगा। हालांकि विवाद बढ़ने पर हरजोत कौर ने अपने बयान पर खेद जताया। कही गई बातों से किसी की भी भावनाओं को ठेस लगा तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करती हूं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सम्मेलन में अखिलेश यादव को फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। देश को बचाने के लिए अगर कोई आगे आ सकता है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग हैं। दिल्ली पुलिस ने द्वारका से हथियारों के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एथलीट नीरज चोपड़ा गुजरात के वडोदरा में आयोजित गरबा कार्यक्रम में शामिल हुए। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों से मानसून की विदाई हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिबांग घाटी पहुंचे, जहां उन्होंने देश की सुरक्षा में तैनात जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ओडिशा के भुवनेश्वर में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने फिर परिवारवाद के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी अब भाई बहन की पार्टी हो गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने श्रीनगर से हथियारों के साथ एक आतंकी को पकड़ लिया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में आईटीबीपी के कई जवानों ने मंदिर के पास और नदी किनारे सफाई अभियान चलाया। यूपी के अलीगढ़ में एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक हो गई, जिससे वहां काम करने वाली कई महिलाओं ने सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी से जुड़े एक मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर तक टल गई। जजमेंट रिजर्व रखा है, 7 अक्टूबर को इस मुद्दे पे जजमेंट आएगी। असम के धुबड़ी जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नाव पलट गई। बताया गया कि इस नाव में करीब 30 लोग बैठे हुए थे, जिनमें कई लोगों को राहत और बचाव टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया सीडीएस बनाए जाने पर उत्तराखंड के पौड़ी में उनके गांव में लोगों ने जश्न मनाया। आपसे सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए कि मैं उनको राष्ट्रपिता बोलता हूं। राष्ट्रपिता बस मैंने उनको अपने भाव से दिया। मैंने राष्ट्र ऋषि उनको बोला, मैंने अपने इमाम हाउस में बुलाया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप सुनो, नहीं मेरे पीछे क्या होगी नहीं होगी मुझे इन सब बात से डर नहीं लगता। ना मैं किसी के डर में आता हूं, ना मुझे किसी का थ्रेट है। नहीं मैं गुलाम हूं या मैं कुछ भी हूं, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं। मुझे देश भर से कुछ भी बोलो। नहीं मैं आपको बोल रहा हूं ना, आप मुझे फोन क्यों किया? आप क्या बता रहे हैं मुझे? आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? आपका नाम क्या है? अरे राष्ट्रपिता बोल दिया तो बोल दिया, मैं वापस नहीं लूंगा अपने शब्द। बोला ना आपको मैंने, मैं आपसे पूछ के नहीं लिया, तो आप मुझे क्या बताएंगे? अच्छा, मेरे साथ इलियासी साहब लाइव हैं लगातार डिबेट में, जिनको जान से मारने की धमकी मिली, सर तन से जुदा की। कोई अफसोस है आपको इलियासी भाई? इलियासी जी, अगर आपको अपने बयान पर कोई अफसोस हो कि या आप अपने बयान पर अभी भी कायम है, या आपको लग रहा है कि मैंने गलत कह दिया राष्ट्रपिता या राष्ट्र ऋषि, इलियासी जी आप क्यों की धमकी मिल रही है आपको?
मैंने अमन भाई, ये जो मैंने उनको जो कहा है ना, ये राष्ट्र हित में कहा है। अगर मैं उनको राष्ट्र ऋषि कह रहा हूं और राष्ट्र पिता कह रहा हूं तो ये मेरा जाति है, ये मेरे जाति भाव हैं। अगर आपको पसंद नहीं है आप नहीं करिए, ये तो आपकी प्रॉब्लम है, ये डेमोक्रेसी है ना। मैं आज भी कायम हूं और रहूंगा, इसके लिए मेरी शहादत भी हो जाए मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं अपने देश में अमन चाहता हूं, मैं देश में मोहब्बत चाहता हूं, हम सब एक होकर रहें, हमारा देश आगे बढ़े। आपको मन भाई एक बात और बताना चाहता हूं, जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस ऊंचाइयों पर इस देश को लेके जा रहे हैं, उनके नेतृत्व में देश जो विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो ये पड़ोसी देश या हमारे वो विरोधी जो शक्तियां जो हमारे देश के को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनकी ये कोशिश है कि वो चाहेंगे कि देश के अंदर अमन खराब हो, देश के अंदर अशांति हो, तो ये वो नाकामयाब होंगे और हमारा देश आगे जाएगा। और ये राष्ट्र हित में जो मैंने कहा, ये मेरा अपना जाति है, लेकिन आपने और डिबेट मैं में अपने बाकी कायम लोगों को भी, रहूंगा, मैं उससे आपने नहीं बाकी हटूंगा। लोगों को सुना होगा, दानिश जी को और इसके अलावा हाजी भाई को। आरएसएस तो मुस्लिम विरोधी कहते हैं, आरएसएस मुस्लिम विरोधी, कट्टरपंथी, पीएफआई आरएसएस एक समान, और आप गुणगान कर रहे हैं। आरएसएस पीएफआई एक समान, आरएसएस मुस्लिम विरोधी कट्टरपंथी संगठन आरएसएस, और एक मुसलमान, और आप तो बल्कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं, आपके मुंह से आरएसएस के गुणगान निकल रहे हैं। आपको भी मालूम है कि आरएसएस जो है वो एक सामाजिक और एक सांस्कृतिक संगठन है जी, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। और मैं समझता हूं कि हम सबको ये चाहिए, चूंकि पीएफआई है, उसने जिस तरह से जो काम किए हैं, जो भारत सरकार के पास सबूत हैं, ये सब आप भी जानते हैं। तो मैंने तो बल्कि अपील भी करी है कि तमाम देश के मुस्लिम तंजीमों से, तमाम देश की राजनीतिक पार्टियों से, कि सरकार के इस कदम पर प्रश्न चिन्ह, सवालिया निशान ना लगाएं, क्योंकि ये सारा काम राष्ट्र हित में है, क्योंकि वो राष्ट्र को तोड़ना चाहते थे। इसी तरह से उन्होंने ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के नाम से 5 साल पहले एक फेक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मेरे खिलाफ उन्होंने 5 साल से साजिश रचते रहे और उन्होंने इमामों में और मस्जिदों में घुसपैठ शुरू करी। तो ये बात सरकार को मालूम थी, सरकार लगातार वाच कर रही थी, अब उनके पास सबूत मिल गए। तो अब जब राष्ट्र विरोधी संगठन है तो सबको आके राष्ट्र हित में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। हाजी हसन जी, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर रिजवान अहमद भी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन हाजी हसन पहले आप बोल लीजिए, क्योंकि बार बार ये सवाल उठता है कि आरएसएस मुस्लिम विरोधी, आरएसएस जो है कट्टरपंथ। अगर आरएसएस मुस्लिम विरोधी है तो कोई एक चीज जो आप बता पाए जो आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ कुछ किया हो, कोई एक आधा चीज, कोई आप एग्जाम्पल। जैसे पीएफआई पर बैन लगा दिया, वो मुस्लिम विरोधी तो है नहीं, कोई एक आधा चीज अगर आप एग्जाम्पल दे पाए ताकि हम भी समझ पाए कि आरएसएस कैसे मुस्लिम विरोधी। हाजी हसन जी, अगर आप एग्जाम्पल दे पाए। हाजी हसन भाई। अमन जी, मैं भाई इलियासी साहब के साथ इस वक्त जाऊंगा, आपका सवाल का जवाब मैं अगले सेशन में दूंगा। अभी इलियासी साहब के साथ चलता हूं मैं। बिल्कुल, हमारे आरएसएस संघ प्रमुख की एक बेहतरीन कोशिश थी और वो इलियासी साहब के निजी बुलावे पे आए, लेकिन उनकी एक बेहतरीन पहल थी कि वो जितने उनके आरएसएस के दोस्त थे सबके यहाँ गए, नहीं किया नहीं गए। आरिफ मोहम्मद खान साहब से भी मिले और भी कई लोगों से मिले, सबसे मिले, और हमारे भाई इलियासी साहब उनको अपने मदरसे में भी ले गए, जहाँ पे आतंकवाद की खेप तैयार होती है। जैसा कि अभी हमारे वो कह रहे थे कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, गरीब बच्चों को एक कट्टरपंथ बनाया जाता है। और वहाँ पे हमारे संघ संचालक ने वहाँ से निकल के क्या कहा वो बताएं, और क्या बातें हुई। 90 मिनट 1 घंटे की बड़ी लंबी बात होती है। राष्ट्र ऋषि इनका निजी मामला है, राष्ट्रपिता इनका निजी मामला है, वो इनको कहें वो उनको कहें, ये अपना अलग अलग है। लेकिन हमारे भाई इलियासी साहब अगर आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नंबर भी बता सके, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो संवैधानिक संस्था होगी, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तो संस्था अपने आप में असंवैधानिक हो जाएगी। जहां तक मदरसों की बात है तो पुलवामा आतंकी हमले में जो पकड़े गए गुणगान कर रहे हैं। सुनिए ना, ऐसा है कि सभी मदरसों में नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कुछ मदरसों में तो है ना, ये तो आप भी जानते हैं, कुछ मदरसों में हो रहा है ये सब। वरना आप बताइए, पुलवामा अटैक में जो आतंकवादी पकड़ा गया वो मदरसे में था। क्या आरएसएस को संवैधानिक संस्था मानते? अरे वो बात नहीं कर रहा, मुझे बताइए एक तो एग्जाम्पल दे दीजिए मेरे को हाजी हसन जी, आरएसएस कैसे मुस्लिम विरोधी, एक एग्जाम्पल।
आज पूरा देश सुनेगा आपको हाजी हसन जी, और अजीब तुली आपको जवाब देंगे। अमन भाई, RSS 10-30 सेकंड चाहिए आज। डॉक्टर रिजवान अहमद आ रहा हूं मैं, 1 मिनट। हाजी हसन, आरएसएस कैसे मुस्लिम विरोधी? एग्जांपल। आरएसएस के जो भी विंग्स हैं, जैसे कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, क्या नारे लगाते हैं ये बताइए? क्या मोहन भागवत जी ने जब दिल्ली में दंगा हुआ, मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडे लहराए गए, क्या नारे बताइए? जब मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडे लहराए गए, सुनिए तो अमन जी, सुनिए भी तो सुनिए। जब मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडे लहराए जा रहे थे, तो क्या आरएसएस मुख्यालय से एक भी बात आई कि ये गलत है? क्या बिल्किस बानो के हत्यारों का जब फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा था, तो राष्ट्र ऋषि हमारे जब कन्हैया कुमार, जब कन्हैया की लिंचिंग हुई, उमेश कोले की लिंचिंग हुई, एक भी शब्द आया गलत है? फिर बिल्कुल कौन आया सड़कों पर? कौन आया सड़कों पर? मत जाइए, मेरे को बताइए आरएसएस कैसे मुस्लिम विरोधी? आरएसएस कैसे मुस्लिम विरोधी? आरएसएस कैसे? आपने सीए के नाम पर डराया, किसकी नागरिकता गई? अभी परमिशन दिलवाइए, निकल के आएंगे। जब सड़कों, मुझे बताइए आरएसएस कैसे मुस्लिम विरोधी? आरएसएस कैसे मुस्लिम विरोधी? आप ही के पैनल में आप ही के आरएसएस कैसे मुस्लिम विरोधी? एक उदाहरण तो दे दीजिए हाजी जी, एक तो दे दीजिए। आरएसएस कैसे मुस्लिम विरोधी? पीएफआई पर बैन लगा दिया, ट्रिपल तलाक बिद्दत खत्म कर दिया, इसलिए क्या आरएसएस मुस्लिम विरोधी है? एक एग्जांपल तो दे दीजिए। वो तो आरएसएस के फतवे किसकी नागरिकता चली गई? हमारे यहाँ तो है ही नहीं 3 तलाक, है ही नहीं। मैं बिल्कुल डिनाई कर रहा हूँ, उसके बाद मैं राजीव तुली आ रहा हूं। डिनाई करूंगा कि है ही नहीं, जो था ही नहीं तो उसको मिटाया क्या? किसको? तलाक बिद्दत नहीं था? क्या हो गया आपको भाई? तलाक बिद्दत नहीं था, आप कहेंगे हलाला भी नहीं है? फिर ये कह दीजिए फिर हलाला भी नहीं है, कपोल कल्पना है हलाला, कपोल कल्पना है तलाक बिद्दत। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। आ रहा हूं पहले डॉक्टर रिजवान अहमद बोलेंगे, पहले डॉक्टर रिजवान अहमद बोलेंगे। हाजी हसन जी आपने बोला जी, डॉक्टर रिजवान अहमद बोलिए। डॉक्टर रिजवान साहब इनसे पूछिए, डॉक्टर इलियासी साहब का स्टैंड पूछ ले। मैं करूंगा ना, क्या पूछना है? अरे इनको चुप कराइए भाई। डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलिए। अमन भाई, हाँ जी बोलिए। अमन भाई, फिर मैं राजीव। अमन भाई, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस का भी एक निजी सोच थी, जिसको देश ने मुख्ता अपनाया 1944 में। वो भी निजी सोच थी। कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी को ऑफिशियली फादर ऑफ द नेशन या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया था। ये बात सबको मालूम है। पहली चीज मैं बताना भूल गया। अब सवाल उठता है, भाई आ रहा हूं मैं। डॉक्टर रिजवान अहमद आप कंप्लीट कर लीजिए। जी 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 जी। और दूसरी बात, अगर इस देश में कभी यह डिबेट होना भी है कि राष्ट्रपिता कौन है, तो भैया चक्रवर्ती महाराज भारत के राष्ट्रपिता हो सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारत के राष्ट्रपिता हो सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में चंद्रगुप्त मौर्य जिसने पहली बार अखंड भारत का सबसे बड़ा शासन किया, वो फादर ऑफ द नेशन हो सकते हैं। महात्मा गांधी महान थे, लेकिन आए वो बहुत बाद में थे। दूसरी बात, अभी जो सबकी शिकायतें आपको सुनने को मिल रही हैं, मान लीजिए मोहन भागवत साहब मस्जिद और मदरसा जाने से मना कर देते, तब यही लोग इस पैनल पर बैठ के मातम कर रहे होते कि उन्होंने जाने से मना क्यों कर दिया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी है, दिल टूट गया। हम तो वो हैं जिसे हर हाल में मातम करना था। ठीक है, फखरुल भाई जाओ तब भी ये मातम करेंगे, ना जाओ तब भी ये मातम करेंगे। बहुत देरी से आपके पास आया, मैं माफी चाहूंगा। पहले तो आप बोलिए, अपना पक्ष रखिए फखरुल भाई। ये तो पहल है, अच्छी भागवत प्रयास है हिंदू मुस्लिम एकता का। ये डर किस चीज का है फखरुल हसन? फिर उसके बाद देखिए आ रहा हूं, बोलिए आप। देखिए, हजरत इमाम इलियासी साहब का मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं, मैं उनसे मिला भी हूं। वो क्या सोचते हैं, वो किसको बुलाते हैं, ये अभी उन्हीं ने अपनी बात में भी कहा, ये उनका निजी मामला है और हम समझते हैं कि उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अगर उनको कहीं से धमकी दी गई है तो वो गलत है, उस पर निसंदेह कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। अब आरएसएस की बात कर ली जाए, देखिए आरएसएस अगर अपनी इमेज को सुधारना चाहते, हिंदुस्तान आजादी के बाद से आरएसएस पे कई बार बैन लगा, प्रतिबंध लगा और उसके बाद फिर से वो काम कर रहा आरएसएस ने। तो अगर आरएसएस को लगता है कि वो अपनी इमेज में सुधार करना चाहती है और हिंदुओं मुसलमान सबको साथ लेके चलना चाहती है, तो मैं समझता हूँ इसमें किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं है।
और कोई अपने संगठन में कोई क्या करता है, क्या सुधार करता है, कोई किसको क्या बुलाता है, ये बिल्कुल निजी मामला है। हमारी जो सोच है, हमारी विचारधारा है, हम समझते हैं कि आरएसएस वो हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम करती है, उनकी आइडियोलॉजी हमारी आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाती है, इसलिए हम हमेशा उनका विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन अगर वो परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर उनको कहीं अपनी कोई गलती का एहसास है और वो किसी से मिलना चाहते हैं, फकरुल भाई आप समाजवादी पार्टी से है ना? वो इतराज नहीं होना चाहिए। फकरुल भाई आप समाजवादी पार्टी से है ना? बिल्कुल समाजवादी पार्टी से हूँ। ये वाला ज्ञान, हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाला ज्ञान जो है, एक बार शफीकुर रहमान बर्क साहब को दे दीजिएगा, एसटी हसन साहब को दे दीजिएगा, जो पीएफआई पर बैन के भी खिलाफ है, जो पीएफआई पर बैन के भी खिलाफ है। जी जी, मैं ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते ना भाई, दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। आप राजीव तुली जवाब देंगे, आपकी बात का राजीव तुली जवाब देंगे कि इमेज मेकओवर की कोशिश है क्या? प्रवक्ता हूँ मैं, अपनी पार्टी की बात करूंगा, किसी सांसद ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, ये उनकी अपनी निजी राय हो सकती है। ऐसा बयान समाजवादी पार्टी क्या सोचती है वो मैं ही तय करूंगा, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का शायद आपसे सीनियर होंगे, सांसद एमपी है, ऐसा बयान दे कि प्रवक्ता बचा नहीं पाता, ऐसा बयान देना पड़ता है। आप भी बच रहे नहीं भैया, मैं नहीं बचा रहा हूँ। नेता है, मंत्री हैं, वो बहुत लोग बयान देते हैं। आप भी कह रहे हैं मैं नहीं बचा रहा भैया उनको। चलिए ठीक है, अच्छी बात। उन पे भी बहस कीजिए, राजीव तुली जी पार्टी की बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, फकरुल हसन कह रहे हैं ये दरअसल इमेज मेकओवर प्लान है, इतनी बिगड़ गई छवि की अब जो है जाना पड़ रहा, और इमेज मेकओवर प्लान है। फकरुल हसन कह रहे हैं समाजवादी पार्टी से। बोलिए आप राजीव तुली जी, फिर मैं दानिश भाई आ रहा हूं। कह सकते हैं अमन भाई, वो कहने के लिए स्वतंत्र भी हैं और मानने के लिए भी स्वतंत्र हैं। 1925 से जब से संघ बना है तब से लेकर आज तक इस विषय पर संघ का कोई मेकओवर प्लान, हम जैसे तब थे वैसे ही आज हैं। हम पूरे हिंदू समाज को इकट्ठा करने के लिए, संगठित करने के लिए निकले थे और वही काम कर रहे हैं। अब आपने भी बीच में प्रश्न पूछा था, मैं उसका भी उत्तर देता हूं कि हम हिंदू मानते किसको हैं। तो उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारती तत्र संतति। तो ये उत्तर से हिमालय के दक्षिण और सागर के उत्तर में जितना बड़ा भी भूभाग है, उस भूभाग पर रहने वाले सब लोगों को हम हिंदू ही मानते हैं। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, जैन होंगे, सिख होंगे, बौद्ध होंगे, मुस्लिम होंगे, क्रिश्चियन होंगे, पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है। जैसा पहले भी मोहन भागवत जी ने भी कहा, हम सबका डीएनए सेम है। वो कैसे है मैं बताता हूँ। देखिए, इस्लाम में मूर्ति पूजा को और संगीत को दोनों को प्रतिबंधित किया हुआ है, बैन किया हुआ है। परंतु जो भारत का मुसलमान है वो कव्वाली भी गाता है और मजार पे भी जाता है, क्योंकि मूर्ति पूजा और भजन की आदत नहीं छूटती। तो हम कुल मिलाकर के पहले भी यही मानते थे, आज भी यही मानते हैं। हम ये मानते हैं कि जो रास्ते से, जिस रास्ते से सनातनी से, वैदिक से, जैन से, बुद्ध से, बौद्ध से, सिख से, जिस रास्ते से भी आप पूजा करोगे, आप भगवान को प्राप्त करोगे। हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, जो लोग एक्सक्लूसिवनेस की बात करते हैं, जो कहते हैं कि एक पुस्तक, एक पैगंबर, एक ही पूजा पद्धति को मानने वाले लोग जो हैं वो केवल दोजख में या जन्नत में जाएंगे, उनके साथ ये थोड़ा सा झगड़ा चलता है। परंतु आज मुस्लिम समाज का भी एक बड़ा ऐसा वर्ग है, मुस्लिम समाज में भी, जो अपनी जड़ों के साथ जुड़ रहा है। आप जाटों में जाएंगे तो आपको वहां मूले जाट मिलेंगे। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो आप राजपूत जो है वो मुसलमान चौहान आज भी अपने नाम के आगे लिखते हैं, उनकी वंशावलियां लिखी जाती हैं, उनके रीति रिवाज वही हैं जो हिंदुओं के रीति रिवाज हैं। काम करता हूं, अपनी जड़ों से काम करता हूं। सबका डीएनए एक है, पूजा के तरीके अनेक, लेकिन सबके पूर्वज एक। परंतु आप भारतीय हैं, आप हिंदू हैं, आप पूजा पद्धति कुछ भी करने एक बार इलियासी जी का कमेंट और यही बात अगर मुस्लिम समाज में लोग मानते हैं तो उनका हमारे साथ झगड़ा नहीं होता। नहीं, क्या इससे भी इत्तेफाक रखते हैं इलियासी जी? चलिए, मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि कहा, क्या इलियासी जी सबका डीएनए एक, पूजा के तरीके अनेक, लेकिन सबके पूर्वज हिंदू, सबके पूर्वज एक, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? जो अभी राजीव तुली जी ने कहा या जो मोहन भागवत जी कहते हैं सबका डीएनए एक, पूजा के तरीके बेशक अनेक, लेकिन सबके पूर्वज एक, हिंदू। बताइए इलियासी जी, मानते हैं आप ये? पीछे जाएंगे तो हम सब आदम की औलाद हैं नहीं हैं? जब हम आदम की औलाद हैं तो हम सब आदमी हो गए, तो हम सब एक ही तो हैं। आज हमने अपने आप को जातियों में बांट लिया,
अपने अपने पंथों में बांट लिया। तो मैं इसीलिए तो बार बार कहता हूं कि हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी परंपराएं जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान का है और फिर इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं तो हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। दानिश भाई अब आप बोलिए। दानिश भाई, सबका डीएनए एक, लेकिन जो कट्टरपंथी है इनका डीएनए कैसे है फिर? ये जो धमकी दे रहे हैं सरतन जुदा वाली। दानिश भाई बोलिए अब आप। देखिए मैं तो आपके पैनल पे चैलेंज करता हूं कि मेरा डीएनए चेक करा लें, और यहाँ जो संघ के अगर कोई पैनलिस्ट है वो या भागवत साहब चेक करा लें। हमारा डीएनए एक नहीं है, हमारा डीएनए अलग है। सुनिए अब दूसरे नंबर की बात, सुनिए मेरी बात। दूसरे नंबर की बात, आप कह रहे थे कि संघ का एक काम बताइए मुसलमानों के खिलाफ। ठीक है, देखिए संघ के जितने भी काम देश के खिलाफ हैं वो सारे मुसलमानों के खिलाफ है। सुनिए सुनिए सुनिए, सारे संघ के जितने भी काम देश के खिलाफ हैं वो सारे इस्लाम के खिलाफ, सारे मुसलमानों के खिलाफ है। इस देश के अंदर में सबसे पहला आतंकवादी हत्यारा जो आतंकवादी हमला जो हुआ वो नाथूराम गोडसे ने किया, जो संघ से एफिलिएटेड था। तो ये देश पे जो हमला था वो मुसलमानों पे हमला था, चाहे भले उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की हो। इसके बाद उन्होंने इस देश में मुसलमानों के एक धार्मिक स्थान को टारगेट बनाया जिसको बाबरी मस्जिद कहा जाता है, वो तोड़ने के लिए आंदोलन चलाया। इसमें हजारों लोग और वो हजारों लोग ने हिंदू मुसलमान सारे लोग थे, और इन्होंने सिर्फ अपना सियासी दामन बचाने के लिए लोगों की हत्याएं की। मेरी बात सुनिए दानिश भाई, मैं आपका शुभचिंतक हूं, आराम से बात सुनिएगा मेरी, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इसी जो भी आपने बोला कि गोडसे संघ से जुड़ा और संघ हत्यारा, ये जो भी आप बोल गए गलती से, इस पर भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी को चक्कर लगाने पड़े थे, शायद उन्होंने माफी वगैरह भी मांगी थी। ये गलत स्टेटमेंट है, वापस ले लीजिए वरना डिबेट यही जाएगा, आप ही के ऊपर हो जाएगा केस। सुनिए भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी, आपको मैं बता रहा हूं, सुनिए मेरी बात। आप गलती से नाथूराम गोडसे की जो बात, सुनिए नाथूराम गोडसे की जो बात है वो सारी दुनिया के सामने है। और आपने कहा मुसलमानों के खिलाफ, तो बाबरी मस्जिद में हमने देखा, ये सब गलत बोल गए, आप माफी मांग लीजिए। मैं आपका शुभचिंतक प्रमुख का स्टेटमेंट भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी पर केस हो गया था सर, राहुल जी पर। संघ के प्रमुख का स्टेटमेंट आपने नहीं सुना कि ये देश हिंदू राष्ट्र है? नहीं सुना आपने मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट? बताइए ये देश हिंदू राष्ट्र है? गलत बोल गया, क्यों अलग है? से जुड़ा संघ हत्यारा, ये सब गलत बोल कैसे अलग है? बताइए तो आप कैसे अलग है, बताइए। ये सब गलत बोल गया। नाथूराम गोडसे हत्यारा नहीं है क्या? हाँ जी, नहीं नाथूराम गोडसे हत्यारा नहीं है क्या? बात है संघ का क्या लेना देना? बताइए नाथूराम गोडसे हत्यारा नहीं है? है नाथूराम गोडसे हत्यारा नहीं है। कौन मना कर रहा है भाई? फिर क्या? तो फिर संघ का, आपने बोला गोडसे संघ से जुड़ा, इसी बयान पर मुझे ये बताइए क्या देश हिंदू राष्ट्र है? मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट नहीं है ये। अपना मोहन भागवत का ये स्टेटमेंट नहीं है देश हिंदू राष्ट्र है। डिबेट में है 7-8 मिनट। अमन चोपड़ा, सुनिए मेरी बात, आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता देश ये देश को हिंदू राष्ट्र कहने के लिए संघ के प्रमुख का ये स्टेटमेंट नहीं है देश हिंदू राष्ट्र है, नॉन नेगोशिएबल है ये चीजें, ये स्टेटमेंट नहीं है उनका। लेकिन उससे पहले शिवम हाजी हसन, बताइए तो आप, डॉक्टर रिजवाना में ये बाकी सारे धर्मों के खिलाफ नहीं है। अच्छा एक मिनट, बोलिए धर्मों के खिलाफ नहीं है। चलिए बोलिए सर, एक मिनट। अमन चोपड़ा जी मुझे ये बताइए क्या ये बाकी सारे धर्मों के खिलाफ नहीं है? लास्ट टाइम भी ऐसे उड़ रहे थे। सांस्कृतिक तौर पर हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक ये धरती हिंदू राष्ट्र है। सर इनको प्लीज बंद करा लीजिए, बीच में 30 सेकंड मिलेंगे उसमें भी ये चिल्लाने लगेंगे। नहीं इनको चुप करा लीजिए प्लीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं। दानिश भाई चुप हो जाइए, अपने पास रखिएगा। रुक जाइए, बीच में बोलने का क्या है? बताइए आप कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं, कल्चरल बात नहीं कर रहे हैं। आपको रुक जाइए क्या बेशर्मी है? हम कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं, बस हो गया। कल्चरल बात डॉक्टर रिजवाना में आ रहा हूं, राजीव तुली जी बोलेंगे, हाजी हसन आ रहा हूं, उससे पहले शिवम जल्दी से। सांस्कृतिक तौर पर हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक ये धरती हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पर रहने वाला हर एक व्यक्ति जीव जंतु हिमालय है। मेरा नाम शिवम त्यागी, मेरे पिता का नाम राकेश त्यागी, उनके पिता का नाम राम नारायण त्यागी, उनके पिता का नाम नत्थू सिंह, उनके पिता का नाम छज्जू सिंह, उनके पिता का नाम कल्लू सिंह। 7वीं जनरेशन में चले जाइए, दानिश आपका पिता का नाम और फादर्स का नाम भी राम श्याम कुछ इस तरह से ही मिलेगा। आपने कहा ना डीएनए नहीं है, शिवम और ये एग्जैक्टली ये डीएनए आपका सेम ही है। और अगर संचालक जी इस बात को कह रहे हैं कि हम सब भाई हैं, हमारे मुसलमान होने का फरीजा है कि हम तुम्हारे साथ
बैठ के डिबेट कर रहे त्यागी, मान लो ना, वरना सुन लो, बीच में तुम फिर से त्यागी अराजकता थे फैला और रहे इस हो। देश में इस दलितों के देश साथ वो में जुल्म है रहने जिसकी वाला तारीख नहीं हर लिखी एक जा व्यक्ति, सकती। उसकी शिवम, पूजा इस देश में पद्धति सुनो, चाहे इस कुछ देश भी में हो, दलितों के वो नाम पर हिंदू इतना है। अत्याचार किया मैं गया आपको अपना कि भाई उनके बता ऊपर रहा हूँ, ये जुल्म की काटने तारीख पर नहीं आमादा हो लिखी रहे हैं, गई। पता नहीं क्या समझ शिवम, में नहीं एक आता। बात, अरे ये समझिए आप, कहते हैं अच्छी देश को बात। संग आप तोड़ना अच्छी है, बात तोड़ने वाले आप समझिए हो अपना भाई, इसमें भाई और चारा कहाँ तोड़ने गया? वाले आप अभी हो। आप अच्छा, अभी अपनी आप जनरेशन तो का पहले नाम जो आप बताइए बात जरा। करते थे, दानिश बताइए भाई और ना। चारा, वो कहाँ चला गया? दानिश बताइए वो ना। कहाँ मैं चला कह गया? रहा हूँ, बताओ जनरेशन तो। के नाम अब बताइए, इसमें भाई चिल्लाइए कौन मत। है और सर चारा एक मिनट, कौन है? एक मिनट, एक मिनट, बताओ, एक मिनट सर, एक मिनट, शिवम, दानिश भाई ये आपके बताओ, लिए शिवम, एक मिनट रुक जाइए। दानिश भाई, ये मैंने आपके लिए निकाला है, ये राहुल गांधी जी भिवंडी कोर्ट में पेश हुए थे सर, ये तस्वीर निकाली है मैंने आपके लिए, जो अभी आपने स्टेटमेंट दिया ना कि संघ के कार्यकर्ता ने ली गांधी जी की जान, वापस ले लीजिए सर, अभी वापस ले लीजिए, फेक न्यूज है ये। इस पर उन पर डेफेमेशन कोर्ट में राहुल गांधी पर मानहानि का केस हुआ था और वो भिवंडी कोर्ट पहुंचे थे। ये देखिए, आप वापस ले लीजिए, केस हो जाएगा आप पर। आपने आरएसएस से जोड़ा गांधी के हत्यारे को, शिवम से पूछिए, आपने आरएसएस से जोड़ा गांधी के हत्यारे को। भिवंडी कोर्ट में मुझे ये बताइए कि भाई और चारा वाला वर्ड कहाँ गया? शिवम से पूछिए, आप शिवम से आप पूछिए कि भाई और चारा वाला वर्ड कहाँ गया? तुले हुए हैं आप इनवाइट कर रहे हैं, पूछिए, वापस ले रहे हैं शब्द। पहले तक आप राजीव कहते तुले जी, थे 49 में बैन हटा संघ पे से, इसीलिए तो हटाता है। कहाँ का लॉजिक है? देखिए मैं फिर भी बोल रहा हूँ, वो गलती से हो सकता है भूल गए हो, लेकिन राजीव तुले, लेकिन उसके बाद हाजी हसन जी आ रहा हूँ आपके पास, बताते हुए आपको कि यही स्टेटमेंट संघ के कार्यकर्ता ने ली गांधी की जान, इस पर मानहानि का केस भिवंडी कोर्ट में पेश हुए थे राहुल गांधी, मानहानि का केस हुआ था। मैं आपके पक्ष में बोल रहा था, मैं आपका शुभचिंतक हूं, इसलिए मैंने आपको बोला अपना शब्द वापस ले लीजिए भाई। लेकिन पहले एक बार हाजी हसन, फिर मैं डॉक्टर रिजवान अहमद और राजीव तुले। अमन भाई 20 सेकंड चलिए 20 सेकंड ले लीजिए, डॉक्टर रिजवान अहमद 20 सेकंड ले लीजिए, उसके बाद राजीव तुले और हाजी हसन जी आ रहा हूं, ले लीजिए। भाई अभी देश के पहले आतंकवादी के बारे में बात हो रही थी, तो हमारे भाई जरा हिस्ट्री पढ़ लें। 1929 में राजपाल नाम का लेखक जो मारा गया था अलीमुद्दीन द्वारा, भाई पहला देश का आतंकवादी हमला वो था, हिस्ट्री ठीक कर लो, जो राजपाल को मारा गया था। आजाद भारत की बात करो रिजवान साहब, आप भी कहां चले जाते हो? अच्छा, उससे पहले मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं यार, डॉक्टर रिजवान अहमद बोलते हो डॉक्टर, उससे पहले बताता हूं डॉक्टर रिजवान अहमद आपके लिए भी डॉक्टर रिजवान अहमद, एक मिनट समझे, सुनो। 1926 में ज्यादा ना बोलो फिर जेल चले जाओगे, ज्यादा ना बोलो फिर जेल चले जाओगे। जिसमें स्वामी श्रद्धानंद और सुनो अमन भाई, अभी इलियासी भाई ने बोला, अभी इलियासी भाई ने बोला कि हम सबका डीएनए एक है, हम सबका डीएनए एक है आदम अलैहिस्सलाम से। इलियासी भाई, आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, लेकिन हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो ये ओहदा मनु को देते हैं, तो हमें और आपको ये हक नहीं है कि हर एक के लिए ये बोलें कि हर आदमी आदम अलैहिस्सलाम से है। और अब यही चीज मैं आपको, जो अभी आपने बोला 29 का, मैं अभी हाजी हसन जी आ रहा हूँ, आप पूरी डिबेट में मुस्कुरा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज आप पूरी डिबेट में आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं पहले राजीव के लिए बोलेंगे, फिर मैं मौलाना बौखलाओ मत, इलियासी साहब इसका मौलाना बौखलाओ मत, बस ये सब नहीं, हाँ बस बौखला गए। वैसे 23 दिसंबर 1926, सुनिए ना एक मिनट, डॉक्टर रिजवान अहमद आपके लिए भी बता रहा हूं, आपने 1929 का जिक्र किया, 1926 23 दिसंबर 1926 स्वामी श्रद्धानंद जो धर्मांतरण के खिलाफ लड़ रहे थे, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करने वाला अब्दुल राशिद, वो था पहला आतंकवादी। अब्दुल राशिद 1926। बहरहाल राजीव तुली आप बोलिए। की बात करो, अमन चोपड़ा, आजाद भारत की सन 47 के बाद भारत नहीं था क्या? भारत, मैं आजाद भारत की बात कर रहा था, ये कह रहे हैं गुलामों के मुखबिरों की। अब आप राजीव तुली बोलेंगे, फिर हाजी हसन बोलेंगे, एक-एक करके। राजीव तुली, इस देश में बहुत सारी लड़ाइयां हुई, हम आजाद भारत की बात कर रहे थे सन 47 के बाद। गांधी हत्या से जोड़ के नाम पर, संघ के नाम पर डराया जाता है। कुरैशी जी, गांधी हत्या के नाम पर, संघ के नाम पर डराया जाता है। अरे राजीव तुली, दानिश कुरैशी जी, जिस दिन से चाहेंगे उस दिन से ही इतिहास माना जाए, आज के बाद उससे पहले से ना माना जाए। दूसरा, आज कोई भी ये कहता है कि नाथूराम गोडसे संघ से जुड़ा हुआ था और गांधी हत्या में संघ का हाथ था, तो वो इस देश के संविधान को नहीं मानता, वो इस देश की न्याय व्यवस्था को नहीं मानता। तो मेरा दानिश कुरैशी साहब से निवेदन है कि
कि आप एक नेशनल टीवी पर बैठे हैं और पूरा देश आपको सुन रहा है, तो नेशनल टीवी पर बैठकर जो 75 साल से नैरेटिव पीटा जा रहा है और जो अब वाकई में पूरा पिट गया है, आप उसके चक्कर में क्यों अपना जो वर्तमान और भविष्य खराब कर रहे हैं? आप भी उसी मैकाले पद्धति से पढ़े हुए हैं जिस मैकाले पद्धति से बाकी सब पढ़े हैं। कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, संघ के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, कपूर कमीशन बना, कपूर कमीशन ने क्लीन चिट दी। आप आज भी वही झूठ जो बाकी आप अपने समाज को पढ़ा रहे थे, वही झूठ आप चैनल पर बैठ कर मांग लीजिए। दानिश कुरैशी गलत बोल गए, संघ का हाथ गलत बोल गए, माफी मांग लीजिए। सुनिए नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सौबात के एक बात